राय द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इंग्लिश टीचिंग मेथड आरपीएससी द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित। पार्ट 10। बुद्धि यह जन्मजात शक्ति और वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। पिंटर, इन्होंने बुद्धि का विकास जन्मकाल से किशोरावस्था के मध्यकाल तक माना है। मूर्त बुद्धि, थॉर्नडाइक ने इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा है। एक तत्व एक सत्तात्मक सिद्धांत, समर्थक बिने, टर्मन तथा स्टर्न। द्वितत्व एवं त्रितत्व सिद्धांत, समर्थक स्पीयरमैन। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत, प्रतिपादक थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि व अमूर्त बुद्धि में विभाजित किया है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, समर्थक थर्स्टन और कैली। इन्होंने बुद्धि को 9 मानसिक योग्यताओं का संग्रह माना है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत, समर्थक बर्ट और वर्नन। प्राचीन काल, ज्ञान के आधार पर बुद्धि की परीक्षा की जाती थी। मध्यकाल, शारीरिक बनावट के आधार पर बुद्धि की परीक्षा की जाती थी। आधुनिक काल, बुद्धि को एक स्वाभाविक एवं जन्मजात शक्ति मानकर उसकी परीक्षा की जाती है। अल्फ्रेड बिने, इन्होंने मनोवैज्ञानिक साइमन की सहायता से भिन्न भिन्न आयु के बालकों की बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्नावलियों का निर्माण किया, जिसे बिने साइमन मानक्रम के नाम से जाना जाता है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण विधि में मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। एम.एल. टर्मन, बिने साइमन मानक्रम का संशोधन किया गया और इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने मानक्रम दिया। 1937 में टर्मन ने टर्मन मेरिल मानक्रम का विकास किया। पेज नंबर 107। शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इन परीक्षणों का प्रयोग उन्हीं व्यक्तियों पर किया जाता है जिन्हें भाषा का ज्ञान है और पढ़े लिखे हैं। अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ये परीक्षण उन व्यक्तियों के लिए होते हैं जिन्हें भाषा ज्ञान नहीं होता है और जो अनपढ़, गूंगे, बहरे या अंधे होते हैं। इन परीक्षणों में मूर्त वस्तुओं, चित्रों, व्यूहों, ज्यामिति, आकृतियों आदि का प्रयोग किया जाता है। इन्हें क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। वस्तु संयोजन परीक्षण, वैक्सलर द्वारा इस परीक्षण का प्रयोग वैक्सलर बेलव्यू बुद्धि मानक्रम में किया गया। आर्मी अल्फा परीक्षण, इसे शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। आर्मी बीटा परीक्षण, इसे अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सभी मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। गार्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। मैकडूगल के अनुसार बुद्धि पूर्व अनुभवों के प्रकाश में जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। कॉल्विन के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की विशेषताएं एवं लक्षण, बुद्धि जन्मजात शक्ति और वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि सीखने की क्षमता और विभिन्न बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों को सरल बनाने में सहायता प्रदान करती है। बुद्धि भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता विकसित करती है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण से भी प्रभावित होती है। बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। मनोवैज्ञानिक पिंटर ने बुद्धि का विकास जन्म काल से किशोरावस्था के मध्यकाल तक माना है। बुद्धि के प्रकार, मनोवैज्ञानिक गैरेट ने बुद्धि के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। मूर्त बुद्धि, थॉर्नडाइक ने इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों और मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष रुचि लेता है। पेज नंबर 108। ऐसे बालक खिलौने, घड़ी आदि को खोलकर ठीक करने का प्रयास करते हैं। इस बुद्धि वाले बालक आगे चलकर भविष्य में कुशल कारीगर एवं इंजीनियर आदि बनते हैं। वह अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि वाला व्यक्ति ज्ञानार्जन में पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में और शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं की हल करने में विशेष रुचि लेता है। गणित के सूत्रों को हल करने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्यानुभूति में अमूर्त बुद्धि ही काम करती है। सह है सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि के कारण व्यक्ति अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर लेता है। सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति मिलनसार, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला और मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति मंत्री, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, पहला एक तत्व या एक सत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक बिने, टर्मन तथा स्टर्न हैं। बुद्धि एक इकाई और संपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय होकर एक ही प्रकार का कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि सबसे शक्तिशाली मानसिक शक्ति है और सभी मानसिक योग्यताओं को नियंत्रित करती है। इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना गया है क्योंकि ऐसा नहीं है
कि जो व्यक्ति विज्ञान में निपुण हो वह इतिहास में भी निपुण होगा। दूसरा, द्वितत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत का समर्थन मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं। पहला, सामान्य तत्व या योग्यता। सामान्य योग्यता व्यक्तित्व को सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है और विशिष्ट योग्यता विशेष कार्यों में सहायक होती है। उदाहरणार्थ, कोई गणित में प्रवीण होता है, कोई संगीत में, कोई चित्रकला में और कोई भूगोल में। जी तत्व की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यह तत्व सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। यह तत्व सदैव समान रहता है। यह तत्व जन्मजात होता है। यह तत्व जिस व्यक्ति में अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल रहता है। सामान्य योग्यता में प्रत्येक व्यक्ति या बालक भिन्न होता है। यह तत्व जीवन के लगभग सभी कार्यों के लिए अधिक आवश्यक होता है। दूसरा, सामान्य तत्व या योग्यता। एस तत्व की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यह तत्व भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थात कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह तत्व क्रिया विशिष्ट होता है अर्थात भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट तत्व होते हैं। व्यक्ति में जिस विशिष्ट तत्व की अधिकता होती है वह उसी में निपुण होता है। विशिष्ट तत्व को अर्जित किया जा सकता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट तत्व होते हैं। यह व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण होता है। पेज नंबर 109। तीसरा, त्रितत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बुद्धि के जी और एस तत्वों के साथ एक और सामूहिक तत्व जोड़ दिया है। इसके अनुसार बुद्धि परीक्षा में सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि या भाषा या स्थानात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। चौथा, बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया है। इनके अनुसार बुद्धि अनेक प्रकार की शक्तियों का एक समूह होती है और इन विभिन्न प्रकार की शक्तियों में किस तरह की समानता का होना आवश्यक नहीं है। थॉर्नडाइक बुद्धि के सामान्य या जी तत्व को नहीं मानते हैं। इनके अनुसार सभी व्यक्तियों में विशेष प्रकार की ही बुद्धि होती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि में विभाजित किया है। पांचवा, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को अनेक योग्यताओं का समूह माना है। मनोवैज्ञानिकों थर्स्टन और केली ने बुद्धि को निम्नलिखित 9 मानसिक योग्यताओं का समूह माना है। पहला, सामाजिक योग्यता। दूसरा, वाचिक योग्यता। तीसरा, संख्यात्मक योग्यता। चौथा, क्रियात्मक योग्यता। पांचवा, शारीरिक क्षमता। छठा, यांत्रिक योग्यता। सातवां, संगीतात्मक योग्यता। आठवां, अभिरुचि। और नौवां, स्थानिक संबंधों के साथ व्यवहार करने की क्षमता। विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के पश्चात थर्स्टन द्वारा बुद्धि को निम्नलिखित 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह माना है। पहला, संख्यात्मक योग्यता। दूसरा, शाब्दिक योग्यता। तीसरा, स्थान संबंधी योग्यता। चौथा, शब्द प्रवाह योग्यता। पांचवा, तार्किक योग्यता। छठा, स्मृति संबंधी योग्यता। सातवां, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। संक्षेप में इन्हें निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। बुद्धि बराबर N+V+S+W+R+M+P। छठा, क्रमिक महत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक बर्ट और वर्नन है। इन्होंने मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व दिया है। बुद्धि परीक्षण। जेम्स ड्रेवर। बुद्धि परीक्षण किसी प्रकार का कार्य या समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है या मापन किया जा सकता है। प्राचीन काल में ज्ञान के आधार पर बुद्धि की परीक्षा की जाती थी। मध्यकाल में शारीरिक बनावट के आधार पर बुद्धि की परीक्षा की जाती थी। आधुनिक काल में बुद्धि को एक स्वाभाविक एवं जन्मजात शक्ति मानकर उसकी परीक्षा की जाती है। परीक्षणों को वैज्ञानिक आधार देने के लिए जर्मनी के मनोवैज्ञानिक मुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला स्थापित की। पेज नंबर 110। अल्फ्रेड बिने। फ्रांस के मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण के संबंध में सबसे पहला ठोस कदम उठाया। इन्होंने सन 1905 में मनोवैज्ञानिक साइमन की सहायता से भिन्न भिन्न आयु के बालकों की बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्नावलियों का निर्माण किया, जिसे बिने साइमन मानक्रम के नाम से जाना जाता है। M.L. टर्मन। अमेरिका में 1913 से 1916 के बीच स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसकी अध्यक्षता में बिने साइमन मानक्रम का संशोधन किया गया और इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने मानक्रम कर दिया गया। 1937 ईस्वी में टर्मन ने मेरिल की सहायता से इसमें कुछ और संशोधन किया और इसका नाम टर्मन मेरिल मानक्रम रखा गया। भारत में भारतीय बालकों के लिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद स्थित मनोविज्ञान शाला में भी बिने साइमन परीक्षाओं का संशोधन किया गया। भारत में डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर जलोटा, पंडित लज्जा शंकर झा तथा डॉक्टर C.M. भाटिया आदि ने विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। बुद्धि परीक्षणों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इन परीक्षणों का प्रयोग उन्हीं व्यक्तियों पर किया जाता है जिन्हें भाषा का ज्ञान है और पढ़े लिखे हैं। इन परीक्षणों में प्राय बिने साइमन परीक्षण विधि तथा टर्मन बुद्धि परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण विधि में मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। टर्मन बुद्धि परीक्षण विधि, जो टर्मन द्वारा बिने साइमन विधि का संशोधित रूप है,
में टर्मन ने बिने के 54 प्रश्नों के स्थान पर अपनी प्रश्नावली में 10 प्रश्न निर्धारित किए। इन प्रश्नावलियों के आधार पर मानसिक आयु ज्ञात करते हैं तथा इसका वास्तविक आयु से मिलान करके बुद्धि के विषय में निर्णय लेते हैं। दूसरा है अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षण उन व्यक्तियों के लिए होते हैं जिन्हें भाषा ज्ञान नहीं होता है, जो अनपढ़, गूंगे, बहरे या अंधे होते हैं। इन परीक्षणों में मूर्त वस्तुओं, चित्रों, व्यूहों, ज्यामिति, आकृतियों आदि का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ व्यक्ति को हाथ से क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अतः इन्हें क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में निम्नलिखित शामिल हैं। चित्रांकन परीक्षण। इस परीक्षा में बालक को कागज और पेंसिल देकर कोई चित्र मनुष्य, गाय, भैंस आदि का खींचने को कहा जाता है। चित्रपूर्ति परीक्षण। इस परीक्षा में बालक के सामने एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें से अनेक वर्गाकार टुकड़े काटकर निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद बालकों से उन वर्गाकार टुकड़ों को उचित स्थान पर रखकर चित्र को पूरा करने के लिए कहा जाता है। जो बालक चित्र को शीघ्र पूरा कर देते हैं वे तीव्र बुद्धि के समझे जाते हैं। सह वस्तु संयोजन परीक्षण। इस परीक्षण का प्रयोग वेक्सलर ने अपने वेक्सलर बेलव्यू बुद्धि मानक्रम में किया। भूल भुलैया परीक्षण। इस परीक्षण में बालकों को कागज पर बना एक ऐसा चित्र दिया जाता है जिसमें कई लक्ष्य तक पहुंचने के कई मार्ग होते हैं। जो बालक किसी अंधे मार्ग में भटके बिना पेंसिल द्वारा छोटे से छोटा एवं जल्दी से जल्दी मार्ग ढूंढ लेता है वह बुद्धिमान समझा जाता है। पेज नंबर 111। आकृति फलक परीक्षण। आकृति फलक परीक्षण में बालक के सामने एक ऐसे तख्ते को प्रस्तुत करते हैं जिसमें विभिन्न आकृति के छिद्र होते हैं। इन छेदों में उनके अनुरूप कटे हुए टुकड़ों को उचित स्थान में बैठाना पड़ता है। जो बालक नियत समय में टुकड़ों को ठीक स्थान पर रख देता है उसे बुद्धिमान समझा जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इन परीक्षणों में व्यक्ति समूह की बुद्धि की परीक्षा की जाती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के समय सन 1917 से 1918 ईस्वी में हुआ। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में निम्नलिखित परीक्षण शामिल हैं। पहला, आर्मी अल्फा परीक्षण। यह परीक्षण उन लोगों के लिए बनाया गया जो अंग्रेजी पढ़ना तथा लिखना जानते थे। इसे शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। इन परीक्षणों में अधिकतर भाषा का ही प्रयोग होता है। इनमें शब्दों और संख्याओं पर आधारित बहुत से प्रश्न एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में संग्रहित होते हैं। भारत में भी इस प्रकार के परीक्षणों का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद स्थित मनोविज्ञान शाला ने 12, 13 और 15 वर्ष के बालकों के लिए क्रम से बीपीटी 12, बीपीटी 7 और बीपीटी 8 शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। दूसरा है आर्मी बीटा परीक्षण। यह परीक्षण उन लोगों के लिए बनाया गया था जो अनपढ़ और विदेशी थे, ये भाषा से अनभिज्ञ थे। इसे अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इन परीक्षणों में या तो कोई चित्र बनाया जाता है या बने हुए चित्रों में गलती बताने को कहा जाता है। बुद्धि मापन में प्रयुक्त आधारभूत प्रत्यय। वास्तविक आयु। यह आयु वर्ष, माह और दिन में होती है और व्यक्ति के जन्म के समय से परीक्षा देने के समय तक गिनी जाती है। इसे संक्षेप में सीए लिखा जाता है। मानसिक आयु। बुद्धि परीक्षण के परिणामों को अधिक प्रमाणिक बनाने के लिए मानसिक आयु के विचार को सन 1908 में बिने ने दिया। इसे संक्षेप में एमए लिखा जाता है। बुद्धि लब्धि। बुद्धि को मापने के लिए टर्मन ने बुद्धि लब्धि के विचार का आविष्कार किया। इसे संक्षेप में आईक्यू लिखा जाता है। बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 या आईक्यू बराबर एमए बटे सीए इंटू 100। उदाहरणार्थ, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आईक्यू बराबर एमए बटे सीए इंटू 100। 8 बटे 12 इंटू 100 बराबर 0.66 इंटू 100 बराबर 66 बुद्धि लब्धि। मान लीजिए किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि होगी आईक्यू बराबर 15 बटे 10 इंटू 100 बराबर 150। पेज नंबर 112। आयु के समय एवं सीमा ब्रैकेट में 21 या 22 वर्ष की आयु तक मानसिक आयु बढ़ती है और इसलिए बुद्धि बढ़ती है, किंतु बुद्धि लब्धि स्थिर रहती है। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। 18 वर्ष सामान्य बुद्धि बालकों और श्रेष्ठ बुद्धि बालकों की बुद्धि इस आयु तक ही बढ़ती है। 20 वर्ष अति श्रेष्ठ बालकों की बुद्धि इस आयु तक बढ़ती है। 21 वर्ष प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि इस आयु तक बढ़ती है। टर्मन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्न अनुसार किया गया है। बुद्धि लब्धि बुद्धि वर्ग। 141 से अधिक प्रतिभाशाली, 126 से 140 प्रखर बुद्धि, 111 से 125 उत्कृष्ट बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 71 से 90 मंद बुद्धि, 51 से 70 निर्बल बुद्धि, 25 से 50 मूर्ख, 25 से कम जड़ बुद्धि। इसके आधार पर पहला बालक बुद्धि लब्धि बराबर 66 मूर्ख और दूसरा बालक बुद्धि लब्धि बराबर 150 प्रतिभाशाली है। बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता।
बुद्धि परीक्षाएं बालक या व्यक्ति की संपूर्ण योग्यताओं की मापन नहीं करती, किंतु फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य परीक्षाओं की तुलना में इनका सबसे अधिक महत्व है। बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से विद्यालय प्रवेश, छात्रवृत्तियों आदि के लिए सर्वोत्तम बालकों का चुनाव किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा पिछड़े और मानसिक व शारीरिक दृष्टि से दोषयुक्त बालकों का चुनाव सरलता से किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि बालक अपराधी, असंतुलित और समस्यात्मक क्यों है, वे ऐसे बुद्धिहीन होने के कारण या अन्य कारणों से हैं। बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा कक्षा के बालकों को तीव्र बुद्धि, साधारण बुद्धि और मंद बुद्धि बालकों में विभाजित करके उन्हें अलग अलग शिक्षा दी जा सकती है। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान भी बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा ही लगाया जा सकता है। बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से बालक की व्यावसायिक योग्यता का पता लगाया जा सकता है। बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से बालक की भावी सफलताओं के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। बुद्धि परीक्षाओं द्वारा उद्योगों के कर्मचारियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों के चुनाव में भी सहायता ली जा सकती है। पेज नंबर 113। रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप, मोबाइल नंबर 09414486865 आप इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑडियोज प्राप्त करना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रिकॉर्डिंग अजमेर। वहां पर आपको संविधान, समसामयिक विषय, संस्कृत, जीके इत्यादि पर ऑडियोज हमेशा मिलेंगे। साथ में टेक्नोलॉजी संबंधित ऑडियोज भी वहां पर मिलते हैं। आप किसी भी पुस्तक की रिकॉर्डिंग करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7737868659। कॉल करने का समय सुबह 11 से शाम 6 बजे तक।